बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम नाइन्थ केमिस्ट्री मॉडल पेपर नंबर 1 का सेक्शन सी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो पार्ट में होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में होगा। तो आप यहाँ पर 6 जो आप कह सकते हैं 6 लॉन्ग क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रिपेयर होंगे, तो इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आपको पहले तो अंडरस्टैंड करवाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मे बी इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आपको अंडरस्टैंड किया हुआ है, याद किया हुआ है, तो आप उसको अटैम्प्ट करके जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर नंबर 1 का जो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है डिटेल से डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो है वो हम सेक्शन सी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में देखिए आपके पास टोटल 20 मार्क्स हैं, ठीक है। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 10-10 मार्क्स के, ठीक है। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। यानी पूरे 10 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि उसमें भी थोड़े पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का है और बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ए जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ F2 मीन्स के फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले तो आपने ये बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन तीनों की अलग अलग से फॉर्मेशन आपने बतानी है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी हर एक को, यानी फ्लोरीन को अटैम्प्ट करने के 2 मार्क्स हैं, ऑक्सीजन को अटैम्प्ट करने के 2 मार्क्स हैं और नाइट्रोजन को अटैम्प्ट करने के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। स्टार्ट में पहले तो आपने बताना है कि कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें, हमारे पास सबसे पहले आपने देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है कि आपके पास ये कौन से बॉन्ड्स बना रहे हैं। देखें, फ्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें आयनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा गेन करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो सेम है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन देने नहीं वाला, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीनों ही हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो शेयरिंग ही करते हैं, ठीक है। तो आपने स्टार्ट ही यहाँ से करना है कि कौन सा बॉन्ड की टाइप होगी, कोवेलेंट। यहाँ से आपको पता चल गया क्योंकि मेटल्स नहीं है इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये तो आपने सिंपल एक वर्ड में बता दिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन उसके बाद आपने रीजन भी बतानी है, ठीक है। एक लाइन में रीजन भी बताएंगे, क्या बताएंगे कि दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। ये तीनों जो नजर आ रहे हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ये नॉन मेटल से बने हैं एंड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, मीन्स कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप साइज़ के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, देखें लेफ़्ट साइड पे एटम्स का साइज़ लार्ज है, ठीक है, राइट साइड पे आते हुए स्मॉल हो जाता है। तो जब ये हमारे पास ये जो नॉन मेटल्स हैं स्मॉल साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, यानी लॉस नहीं कर सकती, बल्कि इनको शेयर ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही पॉइंट जो है सेकंड बताएंगे कि दीज आर नॉन मेटल्स एंड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, सो दे डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी ना ही लूज करेंगे टोटली, ना ही गेन करेंगे। मीन्स कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बताना है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, उस लाइन को आपने बताना है, क्योंकि तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं तीनों में सेम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, मींस कि एक में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक में डबल और एक में ट्रिपल बन रहा है। तो उससे पहले आपने एक लाइन लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है तो, लेकिन आपने उसको लिखना है।
फ्लोरीन से पहले आपने ये लाइन लिखनी है, मींस कि आपको खुली खुली नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन आप लिखेंगे तो 1.5 लाइन में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, कि फ्लोरीन विल मेक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने बताना है, यानी F2 जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज ईच फ्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, क्योंकि 7th ग्रुप में होता है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक चाहिए ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर भी एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। सो बोथ फ्लोरीन एटम्स विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, ठीक है। ये आपने लिखा फ्लोरीन का, और इसके साथ आपने फ्लोरीन का फिर जो है वो ड्रॉ कर देना है, इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपने शो कर दिया। अब ऑक्सीजन के लिए भी सेम इसी तरह की लाइंस लिखनी है, यानी O2 will make double covalent bond because each oxygen atom has 6 electrons in its valence shell, क्योंकि ये 6 पीरियड में 6 ग्रुप में होता है ना। So both ऑक्सीजन एटम्स विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 से जब 8 कंप्लीट करने हैं तो 2 ही चाहिए, तो जब 2 रिक्वायर हैं तो 2 ही शेयर करेंगे, ठीक है। सो बोथ ऑक्सीजन एटम्स विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दी वैलेंस शेल, ठीक है। और इस तरह आपने फिर ऑक्सीजन की जो है 2 लाइंस लिखने के बाद उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इसी तरह नाइट्रोजन का जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके लिए भी आपने 2 लाइंस लिखनी है। Nitrogen will make triple covalent bond because each nitrogen atom has 5 electrons in its valence shell. So both nitrogen atoms will share 3 electrons to complete the valence shell, ठीक है। ये सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको इनमें से एक दफ़ा जो है वो लाइंस लिख लें, ठीक है। बाकी इसको आप F2 O2 और N2 के लिए आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपने एंड पे नाइट्रोजन का इसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शो करना है, पहले क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर और फिर इस तरह से 3 लाइंस यहाँ पर लगानी है, ठीक है। ये 3 लाइंस लगी हुई हैं, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा, ये जो है ना लाइन के ऊपर लाइन लगा दी है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रही, ये 3 लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 लाइंस लगी हुई हैं। तो ये हमने कंप्लीट देख लिया। देखें छोटा सा क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, कितना इजीली। सबसे पहले आपने बता दिया कि भाई F2O2 N2 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनको बनाएगा, इसलिए कि ये नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेंगे बल्कि शेयर करेंगे। फिर एक एक या 2 लाइंस जो हैं वो हर एक के लिए लिखनी है और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, और आपके फुल 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी बुक में कोवेलेंट बॉन्ड्स की और भी स्ट्रक्चर्स गिवन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है, HCN की गिवन है, ठीक है। तो इनकी जगह वो भी पूछा जा सकता है। CH4 की गिवन है कि CH4 में कौन सा बॉन्ड, भाई CH4 जो है वो बनाने के लिए कौन से बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, HCN बनाने के लिए कौन से बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सेम यही लाइंस उनके लिए भी लिखनी है, ठीक है। यानी जो भी एटम है आपने देखना है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसने जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या डुप्लेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। सेम यही चीज़ें, स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देख लें। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लाइफ, मेंशन एनी 4 पॉइंट्स। देखें 4 पॉइंट्स लिखेंगे और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखें जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है वो डिटर्मिन करती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, DNA, ठीक है। अब देखें DNA का आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स में आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड ग्रुप, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसमें अमाइनो ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है। उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या ये ना होती बॉन्डिंग्स, तो जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। DNA एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बहुत से सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जिनको हम लैब में भी प्रिपेयर करते हैं। देखें वैसे भी नेचुरली भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और सिंथेटिकली भी बनती हैं, सो इसलिए हम इनको सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं, सच एज ग्लूज, पेंट्स, रेजिन्स वगैरह। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं उनकी वजह से चीज़ें स्टिक होती हैं, ठीक है। अगर इनके दरम्यान में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होती तो पेंट्स वगैरह जो है वो जैसे वॉल पे लगाते हैं या किसी और सरफेस पे लगाते हैं तो वो स्टिक ना हो सकता। फिर इसी तरह से देखें द एडहेसिव्स एक्शंस ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं कि डायपोल डायपोल हो सकती हैं, लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो डाइज और पेंट्स में पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसी तरह सिंथेटिक रेजिन्स जो है वो आपस में जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, बाइंड्स टू सर्फेसिस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। इसमें ये दो टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी मटेरियल्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, यानी अगर हम देखें कि शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, या हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो अगर हमारी बॉडी के जो भी सॉल्वेंट मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं, तो वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो है वो चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पे ही डिपेंड करता है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में भी अगर कुछ भी जो आपके पास पोलर मटेरियल्स हैं, ठीक है, शुगर ट्रैवल कर रही है या कुछ भी, तो वो उन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके तो आगे ट्रैवल कर रही है ना, तो डिज़ोल्व हो रही है, तो डिज़ोल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये देखें कितने सिंपल से इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स लिखे और 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, उसके बाद 5 की तरफ चले जाएंगे। अब 4 का ए पार्ट क्या है, एक्सप्लेन, ये आपके पास देखें ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अगेन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अब डैनियल सेल हो गया या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अभी हम इसमें ये पढ़ रहे हैं, किसी और पेपर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिटेल में पूछा हो, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो है जब हम मॉडल पेपर 1 कर रहे हैं तो हमने डैनियल सेल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक हो गया। तो इसका आपने सब कुछ बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी, ये तीनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब देखें प्रिंसिपल 1 मार्क का है, वर्किंग में आपने 2 इक्वेशंस लिखनी है, इसकी वजह से ये 2 मार्क्स का है, और कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है जिसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी होती है, तो इसकी वजह से थोड़ी एक्सप्लेनेशन, थोड़ी डायग्राम, तो ये 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। द प्रिंसिपल बिहाइंड द डैनियल सेल इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, मीन्स कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, यानी कोई भी आपके पास मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल लॉस करेगी, दूसरी गेन करेगी, ठीक है, यानी एक की रिडक्शन हो रही होगी, एक की ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिक्सचर है ये। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन दिस प्रोसेस। देखें सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डैनियल सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस का एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है ना मैं आपको कहती हूँ कि आप उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पहले वर्किंग नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए, उसके बाद फिर वर्किंग लिखनी चाहिए। अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें हम यहाँ पर बनाते जाएंगे ना, वही चीज़ें आपने यहाँ पे लिखते जाने, आपने ये चीज़ें रट्टा नहीं लगानी। ये जो सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, ये आपने रट्टा नहीं लगानी, बल्कि आपने यहाँ पे जो जो चीज़ें बनाते जाएंगे और वो चीज़ें आपने जो है वहाँ पे लिखते जाना है। आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, ठीक है। डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, और ये जो दोनों हाफ सेल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं। ईच हाफ सेल इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होंगे। अब दोनों हाफ सेल्स में आपने क्या क्या डिप करना है, कौन सा इलेक्ट्रोड की सोल्यूशन में डिप करना है वो बता देना है, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले कहा कि डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स हैं उनमें, और ईच हाफ सेल यानी एक ये हाफ सेल होगा और ये हाफ सेल, ईच हाफ सेल इज कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जो बनाती जा रही हूँ वही लिखती जा रही हूँ, तो आपने रटा नहीं लगाना, आपने इसको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब आप बताएं, इन ईच हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, एक हम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, अभी हम बता नहीं रहे कि कौन सी मेटल का है, कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड डिप किया जाएगा, ठीक है, इन इट्स ओन 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। यानी अगर आपने यहाँ पर जिंक का मेटल इलेक्ट्रोड मेटल लिया है तो उसको आपने जिंक सल्फेट के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है, ठीक है, 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन। ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन, यानी जो इलेक्ट्रोड जो सा लिया उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है, ऑफ इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन, एंड
एक्सटर्नली हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू सर्किट, ठीक है। यानी एक्सटर्नली हम इनको वायर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो बैटरी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हम कोई ना कोई ऐसा बल्ब वगैरह लगा देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि, या जो वोल्ट मीटर जो करंट को मेजर करता है वो लगा दें, या फिर बल्ब लगा दें, ताकि जब ये आपस में रिएक्शन हो तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा, तो जिससे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो डैनियल सेल है ना, ये करंट प्रोड्यूस करता है, इसके लिए हमें यहाँ पे बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो वन बाय वन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हमने जिंक मेटल इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हाफ सेल में जिंक मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर, ठीक है। राइट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा डैनियल सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब देखें आपने यहाँ पर जो है वो जो हाफ सेल्स थे, जो आपके पास हाफ सेल्स थे, उसमें तो आपने बता दिया कि भाई आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, उसको डिप किया इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया, ये सॉल्ट ब्रिज है क्या? ये अलग से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। एक्सप्लेन द सॉल्ट ब्रिज इन डैनियल सेल, ठीक है। तो उसके लिए आपने प्रॉपरली बताना है कि डैनियल सेल होता क्या। डैनियल सेल एक यू शेप्ड जो है वो ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में जो है डिप करते हैं इन बोथ हाफ सेल्स में। वो फिल किस चीज़ से हुई होती है ये आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे सॉल्ट ब्रिज का अलग से देखें पूरा लिखा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स कि डाइल्यूट सा सोल्यूशन नहीं बनाया हुआ, सैचुरेटेड बनाया हुआ, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर KCl लिखा हुआ है, यानी पोटेशियम क्लोराइड का हमने इसमें सोल्यूशन लिया हुआ है। supported by a jelly type material, the ends of the U tube are sealed with the porous material like ग्लास वूल। मीन्स कि अब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल ऐसे पानी की तरह सा हो, क्योंकि देखिए जब हम पानी की तरह का डाइल्यूट सा बिल्कुल बनाएंगे, जेली टाइप मटेरियल के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, ठीक है, ताकि जब हम ये जो यू शेप ट्यूब है इसको उल्टा करें तो ये सारा का सारा जो मटीरियल यहाँ से बाहर नहीं आ जाए, ठीक है। थोड़ा जेली टाइप होगा तो वो उसके अंदर स्टक रहेगा, ठीक है। साथ उसके एंड्स पे जो है ना वो कॉटन प्लग्स लगाए होते हैं या ग्लास वूल यहाँ पर जो है वो लगाया होता है, ताकि जो है वो यहाँ से मटेरियल एकदम से बाहर नहीं आए। मींस के आइंस अक्रॉस दिस मटेरियल, यानी पोरस मटेरियल के अक्रॉस आइंस मूव करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि उल्टा करके रखेंगे और ये सारा का सारा मटेरियल जो है बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जेली टाइप मटीरियल होता है। तो यहाँ पर देखें आपने सिंपल बता दिया है कि यू शेप जो हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है वो सॉल्ट ब्रिज होती है, ठीक है। ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ देखी जाएगी कि स्टूडेंट्स ने सॉल्ट ब्रिज को लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ द, यानी आपके पास 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जो मैं कह रही हूँ कि अलग से भी आ सकता है, तो उसमें देखें सॉल्ट ब्रिज होता क्या और उसका फंक्शन क्या है। तो देखें एक लाइन में इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप द सोल्यूशंस ऑफ द 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस। अब होता क्या कि अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो तो पहले देखें कि वर्किंग कैसे हो रही है। अब सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों सॉल्यूशंस में आइंस की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये लिखा हुआ ना, द सॉल्ट ब्रिज इज टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 हाफ सेल्स न्यूट्रल, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक कंपार्टमेंट में ज़्यादा पॉजिटिव आइंस हो गए हैं और एक में नेगेटिव आइंस हो गए हैं, बल्कि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आइंस हैं उनकी वजह से दोनों के अंदर जो वो चार्ज बैलेंस रहेगा, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस, और आइंस इसमें से मूव कर सकते हैं।
ये सारी की सारी हमने कंस्ट्रक्शन लिख ली है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट ही वहीं से की थी कि हमने जो डैनियल सेल है वो 2 हाफ सेल्स से मिलकर बना होता है और उसमें हमने सॉल्ट ब्रिज जो है उससे कनेक्टेड हुए होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लेके उसके जो है वो डिप करना है 1 मोलर सोल्यूशन में और उसी के अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है, उसको डिप करना है। फिर बताना है कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे कंपार्टमेंट लिया, हाफ सेल लिया, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है। राइट साइड पे जो हमने कॉपर जो मेटल है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है। और फिर जो है डिटेल से बताना है कि ये सॉल्ट ब्रिज है क्या, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है। तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम देखते हैं वर्किंग कैसे होती है इसकी। अब होता क्या है कि आपके पास एक जिंक मेटल है और एक कॉपर मेटल है। तो जिंक मेटल हमारे पास ज़्यादा एक्टिव मेटल है, ठीक है। जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिंक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जो है वो यहाँ पर लॉस करेगी जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये जिंक जो है वो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, वो एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो अब ये जिंक एटम जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिंक का जो आपको इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा क्योंकि इसमें से जिंक जो है वो जिंक आयन्स में कन्वर्ट हुए जा रहा है, ठीक है, और सोल्यूशन में जाता जा रहा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर से जो है वो वायर में कन्वर्ट कर रहा है और वायर से वो चल के जो है वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कैथोड के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 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 यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो यहाँ पे क्या कौन सा सोल्यूशन डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें जो सोल्यूशन में कॉपर आइंस हैं वो मूव करेंगे इसकी तरफ सारे के सारे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जाएंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये जो सोल्यूशन में कॉपर आइंस थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, ठीक है। ये कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हैवी होता जाएगा और जिंक का इलेक्ट्रोड जो है वो ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो इस पूरे सिस्टम में क्या चीज़ ज़्यादा होती जा रही है, जिंक, ठीक है। Zn+2 जिंक आइन ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिंक आइन ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स के पॉजिटिव आइन ज़्यादा होते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर और सल्फेट में से कॉपर तो इधर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, और सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आइन सारे सल्फेट आइन जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि एक जो राइट कंपार्टमेंट है उसमें नेगेटिव आइन ज़्यादा होते जा रहे हैं और जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है उसमें पॉजिटिव आइन ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो जो है वो हमारे पास एकदम से ये जो है ना आपके पास जो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो, सर्किट कंप्लीट भी नहीं हो रहा और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा। लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। और फिर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपके पास पोटेशियम आइंस और क्लोराइड आइंस होते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव आइंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव कंपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, इधर से जहाँ पे ग्लास वूल है या आप कह सकते हैं कॉटन प्लग लगा हुआ है। और जो पॉजिटिव आइंस हैं वो नेगेटिव कंपार्टमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं ताकि जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन इन कंपार्टमेंट्स में जो है वो मेंटेन रह सके, बैलेंस रह सके, ओके। बेसिकली आपने एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस बताने हैं कि कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो एनोड पे तो जिंक ख़त्म होता जा रहा है ना, ठीक है, जिंक जो है वो जिंक आइंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वो आपने बताना है कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। मींस कि जिंक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 में जा रहा है, ठीक है। और कॉपर वाली साइड पे क्या हो रहा है, यानी कैथोड वाली साइड पे कॉपर +2 आइंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं वो आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और इस कॉपर जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं कॉपर एटम की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही आपने इक्वेशंस लिख देनी हैं तो आपकी वर्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। देखें वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, द जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर, यानी दोनों में से दोनों मेटल हैं लेकिन अगर एक की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की तो दूसरी को ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू
कॉपर इलेक्ट्रोड थ्रू एक्सटर्नल वायर, ठीक है, बाहर की वायर में से जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये भी सिंपल है। अब आप इलेक्ट्रोड एनोड पे देख लें क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ना ये Zn+2 गलती से लिखा गया, ये नहीं लिखना आपने। जिंक गोज टू फॉर्म जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कॉपर वाली साइड पे आपने लिखना है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों अपोजिट साइड पे कट ऑफ हो जाएंगे, तो आपके पास जिंक एटम और कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 और कॉपर मेटल में, ठीक है। तो ये वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है, प्रिंसिपल भी और कंस्ट्रक्शन भी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया है और लिखना कैसे है वो भी कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी 4 क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही सिंपल और मुफ्त के नंबर हैं। सबसे पहले तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, एक लाइन की डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद आपने ट्रेंड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए है, टू रिमूव, क्या रिमूव करना है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जिस भी एटम से हम निकाल रहे हैं वो गैशियस फॉर्म में भी हो और आइसोलेटेड फॉर्म में भी होना चाहिए एटम, ठीक है। और उसके आउटर मोस्ट शेल में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। अब हम इसका जो है वो ट्रेंड लिख लेते हैं। अब आपने ट्रेंड्स लिखने हैं, ट्रेंड्स बहुत ही आसान हैं, ठीक है। यानी ट्रेंड ऑफ पीरियड, यानी अलॉन्ग पीरियड क्या ट्रेंड चल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी का अलॉन्ग ग्रुप क्या चल रहा है, ठीक है। पीरियड में हमने क्या बताना होता है कि इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस। पहले आपने ये ट्रेंड बता दिया, ठीक है, यानी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। मींस कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। फिर आपने रीज़न की हेडिंग देनी है और उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। वो क्या लिखना है, इट इज़ बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम रिड्यूसेस, ठीक है। क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, इधर से इस तरफ मूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एटम का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, मीन्स के एनर्जी रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात आपने लिखनी है कि साइज़ कम हो गया है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। दो चीज़ें हुई हैं, यानी साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ कर गया है, ठीक है, डिक्रीज़ कर गया है। और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये वैसे ही मैंने थोड़ा सा वो लिखा है, लेकिन आपने इसको प्रॉपरली लिखना है लाइन की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि ट्रेंड्स इन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ बार बार लिखी हुई है, आपने एक ही दफ़ा लिखनी है, ये 4 लाइंस में नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 लाइंस में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अब आपके पास ट्रेंड्स इन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में जो ट्रेंड है वो देख लें। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड अलॉन्ग जो है ग्रुप, उसमें भी देख लें कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, ठीक है, तो न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। इसके लिए आप इसी तरीके से लिखेंगे, व्हेन वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड लिखें कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। फिर उसकी रीज़न लिखेंगे, रीज़न की हेडिंग देंगे और बताएंगे कि डिक्रीज़ इसलिए कर रही है बिकॉज व्हेन वी विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यू शेल्स एडेड, ठीक है, न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं एंड न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। बस यही रीज़न है इसकी। तो इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना। तो ये जो 4-5 लाइंस बनी हुई हैं, इससे भी कम में जो है वो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल्स, अब ये डाई लिखा है, डाई नहीं है, लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि जो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। ये थोड़ा मुश्किल वर्डिंग में लिखी हुई है, तो आप इसको ज़रा इजी करके लिख दें, जो मैंने आपको बताया है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप न्यू शेल्स एडेड सो द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। बस ठीक है, बात पूरी हो गई। और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी देखें अगेन 6 मार्क्स का आ गया है। और लास्ट में आपके पास बी पार्ट है, वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट मेनली एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर सी लेवल पे देखेंगे तो वाटर 100 पे जो है वो बॉयल करता है, क्योंकि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये सी लेवल है, अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये देखें यहाँ पर हमारे पास एयर की लेयर्स कितनी ज़्यादा हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो एयर की सिर्फ ये देखें 2 लेयर्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पर खड़े हैं तो ये देखें कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। जितनी ज़्यादा एयर की लेयर्स होंगी उतना ही एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी लेवल पर हमारे पास एयर का प्रेशर 1 atm होता है। ठीक है, जिसको हम दूसरे यूनिट्स में लिखें तो 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो इतना होता है। और अगर हम माउंट एवरेस्ट पर हैं तो ये हमारे पास जस्ट 34 किलो पास्कल हो जाएगा, 34 किलो पास्कल्स हो जाएगा। तो देखें एक्सटर्नल प्रेशर कितना कम हो गया है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया है तो जो है वो वाटर जो है वो जल्दी बॉयल कर जाएगा। ठीक है, इसी के अगेंस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, प्रेशर कुकर में क्यों जो है वो चीज़ जल्दी पक जाती है, या प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 नहीं होता बल्कि 120 होता है, वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर कुकर में जो हमने ऊपर उसको टाइटली बंद मतलब बंद किया होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो नॉब लगाई होती है, तो नॉब की वजह से वो कितना प्रेशर अंदर बिल्ड कर सकता है, 2 atm। ठीक है, क्योंकि बाहर उसका एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm हो गया। ठीक है, अब जब तक अंदर का प्रेशर 2 atm के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम उसको हीट करते रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो 100 की जगह 120 डिग्री पे जाके उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर आता है, और वो जो है वो बॉयल करता है। और जब इतना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो चीज़ जो है वो जल्दी गल जाती है, जल्दी पक जाती है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। बी पार्ट को पहले देख लेते हैं, वाई इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 70। तो पहले हम ये लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी पहले उन्होंने डेफिनेशन लिख दी बॉइलिंग पॉइंट की कि ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब वही जो बात मैंने आपको पहले पीछे समझाई है कि नॉर्मली क्या होता है, वाटर 100 पे बॉईल करता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपके पास 1 atm होता है। ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है, बट एट माउंट एवरेस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द माउंट एवरेस्ट इज 34 किलो पास्कल्स। ठीक है, तो ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो ये इससे भी कम लाइंस में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और चीज़ें रिपीट भी की हुई हैं। ठीक है, तो बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी, आपने एक ही दफ़ा लिखनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये ज़रूर याद करनी है कि जो सी लेवल पे जो है वो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है 101.325 किलो पास्कल है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे 34 किलो पास्कल है। ठीक है, ये रीज़न है दैट वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एट माउंट एवरेस्ट बट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। ठीक हो गया, तो ये आपने इसको जो है बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अब हम ए पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 8 पार्ट में हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट लिखना है और बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और इसमें इन्होंने कोई डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा, डिस्क्राइब कहा है, एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करें और उसकी कंक्लूजन लिखें। ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि इसमें हमने थिन गोल्ड फॉइल लेनी है।
ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम यहाँ पर गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो आपने नोट डाउन करनी है। अल्फ़ा पार्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, वो पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से आ रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इनको कितने जो है वो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वो ये तीन तीन चीज़ें आपने मेन जो है वो बतानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने बताया कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 0.0000 यानी 40 हैं, पॉइंट के बाद 40 हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर हमने कहा कि हमने उसके ऊपर बम्बार्ड करवाए हैं। अब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स आए कहाँ से? देखिए अब बात है ना, अगर आपको नहीं भी लिखना आ रहा तो देखें पहले यानी पहली लाइन लिखेंगे तो पहली लाइन से ही क्लू आपको मिल जाएगा कि आपने सेकंड लाइन में क्या लिखना है, ठीक है। आपने बताया कि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ करें। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स साइंटिस्ट ने यूज़ कैसे किए? ही यूज्ड अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। अब ये वाला जो लाइन है, पोलोनियम से ये आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको आना चाहिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लिया। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम एटम्स नहीं होते, बल्कि हीलियम के न्यूक्लियाए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, क्योंकि हीलियम में आपके पास न्यूक्लियस में जो है वो 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और आउटर मोस्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ये होता है हमारे पास हीलियम एटम, ठीक है। लेकिन ये जब हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम न्यूक्लियाई में, और इसका ये जो फर्स्ट शेल था ये भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही बाकी रह जाएगा, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा जी हीलियम +2 चार्ज, यानी हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो आगे गोल्ड फॉइल रखी हुई है उसमें जो है वो हमारे पास गोल्ड के एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं, उनमें दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी सारा पार्ट ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी है। जब ये हीलियम पार्टिकल्स जो हैं वो जाएंगे तो ज़्यादातर ये इसमें से गोल्ड फॉइल में से सीधा गुजर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से क्योंकि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, ठीक है, इसके गोल्ड फॉइल के इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, तो ये हीलियम के एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से डिफ्लेक्शन शो नहीं होती, बल्कि वो सीधा ही गुजर जाते हैं, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियाई बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्मॉल एंड हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। तो वो उसके जो एकदम से स्पीड से वो आ रहे होते हैं तो उसके पाथ को ये डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, बिल्कुल थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए हैं, बट 1 in a million was डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 90 एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया है। अब ग्रेटर देन 90 एंगल आपको किस तरीके से पता चलेगा? मींस कि अगर ये यहाँ पर जा रहा था ना ये वाला, तो इसको इधर जाना चाहिए था, ठीक है, इधर नहीं गया, और अगर इधर जाता तो हम कहते हैं कि ये 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से जाने के बाद इधर चला गया, ठीक है। तो इस जो इसका पाथ है जिस पे जाना चाहिए था और अब जिस पे जा रहा है, ठीक है, उनके दरमियान में एंगल 90 का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें 90 से ग्रेटर एंगल, तो वो हमारे पास ये बनता है कि ऐसे जाके ऐसे चला गया, ठीक है। यानी जो इसका एक्सपेक्टेड पाथ था वो सीधा था, और ये देखें ये ग्रेटर देन 90 एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 1 in a million होता है, मींस कि जब हीलियम न्यूक्लियाई आकर सीधा न्यूक्लियस पे ही गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पे ही बम्बार्ड कर जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर जाएंगे, तो वो उसमें ऐसा होगा कि ये ग्रेटर देन 90 एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यही जो इसने गोल्ड फॉइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो ये इसने डिफरेंट अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये किया, और उसमें सिमिलर इसको रिजल्ट्स मिले कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे मूव करते गए, ठीक है, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, और कुछ जो है 1 in a million जो है वो ग्रेटर देन 90 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के ऐसे आप कह सकते हैं इस तरह से कॉर्नर पे फॉल किए ना, तो वो इस तरीके से थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए हैं, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल उसके फ्रंट पे जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे, सॉरी स्ट्राइक करेंगे,
ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 90 एंगल पे इस तरह से मूव करेंगे, क्योंकि ये जो आने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं ये भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, और न्यूक्लियस भी जो गोल्ड फॉइल का है न्यूक्लियस एटम्स का, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये जो है वो ग्रेटर देन 90 एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन्स के अलग मार्क्स हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स आपने प्रॉपर्ली 3 कंक्लूजन्स लिखनी हैं कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल या अनरिफ्लेक्टेड, तो इससे क्या चीज़ उन्होंने कंक्लूड की, इससे ये चीज़ कंक्लूड की कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम इज़ एम्प्टी, ज़्यादातर एटम का हिस्सा खाली है। ठीक है, एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन ड्रॉ की, द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू angles greater than 90 shows that these alpha particles are deflected by electrostatic repulsion between positively charged alpha particles and positively charged part of atom, जो कि आपको ऑलरेडी बताया है। मीन्स के ये जो ग्रेटर देन 90 वाली डिफ्लेक्शन है इसका बताया है कि वैसे हुई क्यों है, इस वजह से कि क्योंकि जो आने वाली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जिसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करें वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई है, पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो ये टर्म आपने यूज़ करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुई है किस किस के दरमियान में, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के दरमियान में और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम के दरमियान में। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब अगर अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर भी जाएंगे तो उनकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक चीज़ इतनी बड़ी है, इतनी हैवी है, उसके रास्ते में बिल्कुल ऐसी छोटी सी माइनर सी कोई चीज़ आ जाए तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर वक्त मोशन में हैं, तो वो तो मूव ही करी जा रहे हैं, अगर वो स्ट्राइक करेंगे बी अल्फा पार्टिकल्स के साथ तो उन्हीं का ही जो पाथ जो है वो और ज़्यादा फास्टली मूव कर जाएंगे। ठीक है, आगे उन्हीं का पाथ जो है वो आगे चेंज हो सकता है, मींस कि वो फास्टली मूव कर सकते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 जो है थी कंक्लूजन्स थी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड proposed a new model of atom। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लें कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है, 3 मार्क्स की इसकी कंक्लूजन है, 6 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पर तो इन्होंने जो है वो डायग्राम ड्रॉ नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखें 2+2+2, तो हो सकता है कि 2 मार्क्स डायग्राम के भी हों, क्योंकि मॉडल पेपर के जो सोल्यूशंस अपलोड है ना उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, कहीं अगर कोई ग्राफ शो करना था वो नहीं किया, कहीं पे कुछ ना कुछ जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर भी जो है वो पिक्चर डालना या डायग्राम डालना भूल गए हैं, तो आपने वो 2 मार्क्स की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। तो 2 मार्क्स की ये देखें एक्सपेरिमेंट की जो है एक्सप्लेनेशन है, 2 मार्क्स की कंक्लूजन और 2 मार्क्स की डायग्राम होगी। अगर यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट डिटेल से जो है वो सेक्शन सी डिस्कस कर लिया है। इसमें आज हमने 6 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनको इसी तरीके से वीडियो को अच्छे से देखकर पॉइंट्स नोट कर लें और इसको आपने अच्छे से मेमोराइज़ करना है। पॉइंट्स नोट करने के बाद आपने इनको पॉइंट्स को लिख के मेमोराइज़ करना है। बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जैसे आइसोटोप्स के डिफरेंसेस वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 70 क्यों होता है, ये रीजंस हमने पढ़ी हैं। या आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पढ़े हैं, ये डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ी है। तो ये आपको हैंड रिटन अपने नोट्स थोड़े से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप बनाएं और उसके बाद उनको थोड़ा मेमोराइज करें, ताकि पेपर में अगर सेम यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहाँ पर वो भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ही आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है और आप कहें कि हमारे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।